अगर भारत रशियन ओरिजिन 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश करता है तो क्या इसका भारत की तेजस MK2 प्रोग्राम के ऊपर नेगेटिव असर पड़ने वाला है। यूएस की तरफ से अभी भारत को पहले 2 MH-60R हेलीकॉप्टर को डिलीवर कर दिया गया है। पाकिस्तान में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर आतंकी हमला होने के बाद चाइना की तरफ से अभी पाकिस्तान में ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करने की धमकी दी गई है। भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अभी अपनी सभी मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपेंड करने का फैसला किया जा रहा है और अंत में जल्दी ही DRDO की एंटी ड्रोन सिस्टम को मास प्रोड्यूस करके डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशियन ओरिजिन 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेके। जब से इसको लेके टीजर सामने आया था, काफ़ी सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी भरा हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में अलग अलग सवाल पूछा था और इसको लेके एक तरीके से मिक्स्ड रिस्पांस भी मिल रहा है, क्योंकि कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि क्या इसको MMR से टेंडर में भारत को ऑफर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद कई लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया कि इसको भारत को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसको खरीदने से भारत की इंडिजिनस प्रोजेक्ट के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। अब रशिया की तरफ से तो इसको बेशक भारत को ऑफर किया जाएगा, लेकिन जैसे कि एक 18 टन क्लास का फाइटर जेट होने वाला है तो इसको हम एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर कह सकते हैं और स्पेशली इसको तेजस MK2 की स्टैंडर्ड का फाइटर जेट कहा जा सकता है। लेकिन ये तेजस MK2 के मुकाबले एक जनरेशन आगे का फाइटर जेट होने वाला है। तो कई सब्सक्राइबर की तरफ से ये सवाल किया गया था कि अगर भारत रशिया के साथ इस फाइटर जेट के लिए डील को साइन करता है तो मे भी इसका सीधा असर तेजस MK2 प्रोग्राम की डेवलपमेंट के ऊपर पड़ने वाली है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमें सेम स्टैंडर्ड की 5th जनरेशन फाइटर मिल रहा है तो एक 4.5 जनरेशन फाइटर को डेवलप करने का, इसको इंडक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन इसका सीधा असर हमारे इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर पड़ सकता है। अगर इसको MMRC टेंडर के अंदर भारत खरीदने के लिए जाता है तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि MMRC टेंडर का तेजस MK2 के साथ कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है और MMRC टेंडर में किसी भी 4.5 जनरेशन फाइटर को खरीदने से अच्छा है हम एक 5th जनरेशन फाइटर को सिलेक्ट करें, जिससे होगा क्या कि 2030 तक हमारे पास कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ हमारी इंडिजिनस फाइटर जेट की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है अपने रास्ते चलती रहेगी, जिसके साथ ये काउंटर नहीं करेगा। पर देखा जाए तो एक नया फाइटर जेट है और अभी ये किस हद तक तैयार है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन किसी भी एरियल एंगेजमेंट में एक 5th जनरेशन का फाइटर हमेशा ही अपनी 4.5 जनरेशन काउंटर पार्ट को हरा सकता है। तो अगर ये फाइटर जेट हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ MMRC टेंडर के अंदर मिलता है तो भारत इसको खरीद सकता है, क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स को हम सिर्फ 36 राफेल के दम पे या Su-30 के दम पर रोक नहीं सकते। स्पेशली J-20 को काउंटर करने के लिए हमें एक 5th जनरेशन फाइटर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी चाइना के पास 150 के आसपास J-20 होने की खबर सामने आ चुकी है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि नेवी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से MH-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए डील को पिछले साल साइन किया गया था और यूएस की तरफ से भारत की इमरजेंसी को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट नेवी की स्टॉक से पहले 3 हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी के स्टैंडर्ड मॉडिफाई करने के बाद इसको भारत को डिलीवर करने का फैसला किया गया था। तो अभी फाइनली यूएस की तरफ से MH-60R हेलीकॉप्टर की पहली 2 यूनिट को भारत को हैंडओवर किया गया। कल इनको ऑफिशियली यूएस की तरफ से सैन डिएगो एयरबेस में इंडियन नेवी को हैंडओवर किया गया है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर अभी भारत नहीं आएंगे। सबसे पहले तो इनको इंडियन नेवी के पायलट्स को और ग्राउंड क्रू मेंबर्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मे बी 2022 की मिड में इनको भारत लाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा राफेल के साथ भी हुआ था, क्योंकि पहले इनको भारत को हैंडओवर किया गया था, जिसके बाद इनको फ्रांस में रखकर भारत के पायलट्स को और ग्राउंड क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया था और उसके लगभग 6 महीने के बाद इनको भारत लाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर भी हमको लगभग सेम पैटर्न देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा चाइना की तरफ से अंडर वाटर ड्रोन्स को डिप्लॉय करने की बात सामने आई थी, जिनको इंडोनेशिया की कुछ मछुआरों की तरफ से पकड़ा गया था। अब इनको मल्टीपल वे में चाइना इस्तेमाल कर सकता है। ये मेनली ग्लाइडर की तरह होते हैं जो कि महीनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं और इनको डुअल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी ऐसे सिस्टम को एक्वायर करने का फैसला किया गया है।
जिनको मे भी भारत इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर सकता है और इससे चाइनीज एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है और स्पेशली चाइना के सबमरीन एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है। अब भारत के पास फिलहाल चाइना की तरह अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी की तरफ से बताया गया है कि भारत अभी ऐसे सिस्टम को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसमें अभी यूएस की तरफ से भारत को मदद किया जाने वाला है। एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं किया गया कि इन सिस्टम को डायरेक्टली खरीदा जाएगा या फिर इसको डेवलप किया जाएगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस की तरफ से अभी भारत के साथ इसकी कुछ टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके। आप सभी को पता होगा कि 1-2 दिन पहले पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में एक बस के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया गया था, जिसमें 9 चाइनीज इंजीनियर मारे गए थे। इस बात को लेकर अभी चाइना की तरफ से शार्प रिस्पांस दिया जा रहा है और चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसे टेरर एक्टिविटी को पाकिस्तान काबू नहीं कर पाता तो चाइना अपने ट्रूप्स को वहां पे भेजने वाला और वहां पे अपने कमांडो यूनिट को डिप्लॉय करने वाला है। साथ ही जरूरत पड़े तो चाइना अभी पाकिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक भी करने की धमकी दे रहा है। अब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक जो बस एक्सीडेंट हुआ था उसमें कुछ मैकेनिकल फेलियर्स को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिस वजह से वहां से गैस लीक हो रहा था और उसके बाद बस में ब्लास्ट हो गया था। लेकिन चाइना की तरफ से अभी पाकिस्तान को इस हादसे के ऊपर छानबीन करने के लिए कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों को काउंटर करने में सक्षम नहीं है तो चाइना अपनी आर्मी की कमांडो यूनिट्स को वहां पर डिप्लॉय कर सकता है। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से चाइनीज सिटीजन्स की तरफ से पाकिस्तान में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर किया जा रहा था और शायद ये पहला हादसा था जहां पर इस तरीके की हमला किया गया था और इसमें चाइना के लगभग 9 लोग मारे गए हैं। और आज तक जिन लोगों को चाइना सपोर्ट कर रहा था अभी उन्हीं लोगों की तरफ से चाइना के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पर 2 मेजर पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि जिन आतंकवादियों को आज तक हर मंच में चाइना की तरफ से सफिशिएंट सबूत ना होने का बहाना बनाकर इंटरनेशनल फोरम में बचाया जा रहा था वो अभी चाइना पर भारी पड़ने लगे हैं, या फिर चाइना जानबूझकर ये सब करा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर आके अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सके और आगे चल के भारत के साथ होने वाली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में भारत को 2 तरफ से घेर सके। अगला अपडेट भारत डायनामिक लिमिटेड को लेके। आप सभी जानते हैं कि भारत डायनामिक लिमिटेड इंडियन आर्म फोर्सेस के एक मेजर सप्लायर है। स्पेशली जो मिसाइल से रिलेटेड आइटम्स होते हैं या टॉर्पेडो रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनको बीडीएल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें मिसाइल्स की सीकर से लेके वॉरेट तक सभी कंपोनेंट्स को बीडीएल के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर उनको असेंबल किया जाता है। कुछ हद तक जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उनको बीडीएल की तरफ से आउटसोर्स कर दिया जाता है और उनको एलएनटी के द्वारा या फिर कोई और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर करके बीडीएल को सप्लाई किया जाता है। लेकिन अभी बीडीएल की तरफ से बताया गया कि वो अभी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीडीएल की तरफ से अभी ये भी बताया गया कि वो अभी अपनी सरफेस माउंट फैसिलिटी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी, सीकर फैसिलिटी और वॉरेट फैसिलिटी को एक्सपेंड करने वाले हैं और इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी डीआरडीओ की पृथ्वी, आकाश और नाग सीरीज की मिसाइल को भी बीडीएल के द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही इनके जितने भी फ्यूचर ऑर्डर होने वाले उन सभी को भी बीडीएल की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा अंडर वाटर वेपन्स के तौर पर बीडीएल की तरफ से ब्रह्मास्त्र टॉर्पेडो और लाइट वेट टॉर्पेडो की मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिनको नेवी को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और अभी इनको भारत के द्वारा अलग अलग देशों को भी एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया जा रहा है, जिस वजह से बीडीएल की तरफ से आगे चल के इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। स्पेशली आकाश साम सिस्टम को सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है, तो फ्यूचर में इसकी एक्सपोर्ट होने की सबसे ज्यादा चांसेस बना हुआ है। इसी वजह से बीडीएल की तरफ से पहले से अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए तैयार करना शुरू किया जा रहा है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके है। पिछले कुछ दिनों से ड्रोन्स को लेके काफी सारे चर्चे किए जा रहे हैं और इसी बीच कौन से एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर किया जाएगा ये अब तक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अभी भारत इजराइल और हमारी खुद की एंटी ड्रोन सिस्टम को कुछ हद तक इस्तेमाल कर रही है और टेस्ट कर रही है और इन दोनों की परफॉर्मेंस इतना ज्यादा खास अच्छा नहीं पाया गया। हालांकि डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन अभी अगर बात करें तो ये इसका ईयरली डेवलपमेंट स्टेज है, तो फिलहाल अभी ये स्वार्म ड्रोन्स के साथ एंगेज होने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर लगभग 250 से ज्यादा ड्रोन्स को भेजा जा चुका है, लेकिन पहले वो ड्रोन से हमला नहीं कर रहे थे और सिर्फ हथियार कुछ स्मगलिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन अभी वो उनसे हमला करना शुरू कर चुके हैं। इसी वजह से अभी एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत काफी बढ़ गया है।
हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में बताया कि अभी फिलहाल डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम को जल्दी से ही मास प्रोड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है और जल्दी से इनको हमारे अलग अलग हाई वैल्यू टारगेट में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही डीआरडीओ की तरफ से अब इन सिस्टम को और बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम काफी महंगा है और पिछली बार इसकी प्राइस को 22 करोड़ के आसपास बताया गया था और वो भी तब होने वाला है अगर इसकी 100 से ज्यादा यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। यानी कि अगर 100 से कम यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया तो इसकी प्राइस और ज्यादा होने की उम्मीद किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ अपनी हाई वैल्यू टारगेट को सबसे पहले सेफ रखने की कोशिश करेंगे तो हमको में भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम अपने हाई वैल्यू टारगेट को तो सेफ रख लेंगे, लेकिन अगर ये आतंकवादी इन ड्रोन्स की मदद से कोई भीड़भाड़ इलाके में जाके इस तरीके की हमला करने की कोशिश करेंगे या मार्केट में जाके इस तरीके की हमला करने की कोशिश करेंगे तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। और हमारी जो डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम ये मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक ही होने वाली है, तो अगर हमें ड्रोन रिलेटेड खतरों से पूरी तरीके से सेफ रहना है तो हमें इसको पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिसमें काफी सारा खर्च हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इनको हमारे सभी हाई वैल्यू टारगेट में डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।